नमस्कार दोस्तों। पहले ही बता दूं, इसे कमज़ोर दिल वाले ना देखें। कमज़ोर दिल वाले का मतलब जो लोग भावुक हो सकते हैं वो लोग भी ना देखें, क्योंकि ये सारी वैकेंसी में इतनी सारी एक्सपीरियंस मांगी गई है। हाँ, मैं ये पहले इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैं बाकियों की तरह नहीं कि आपका टाइम यहाँ पे ख़त्म करूँ, ठीक है। हाँ, अगर आप देखना चाहें तो कुछ पोस्ट देख सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ये वैकेंसी है पूरी की पूरी, है ना। कुछ पोस्ट है इसमें 2 साल की है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ये सबसे मिनिमम एक्सपीरियंस है। तो अगर आप को लगता है कि आप ये वीडियो देख सकते हैं तो आप इसे कंटिन्यू करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं। मैंने और वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। पर मेरा काम है कि वैकेंसी तो वैकेंसी, उसे बताना तो बताना ही है, ठीक है। तो मैं इसे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और अगर आप सुनना चाहें तो आप इसे बिल्कुल सुन सकते हैं, ठीक है। ताकि वैसे जैसा मान लीजिए कि अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं तो ये बड़े आपके काम की चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। और एक और मैं आपको जानकारी दे दूँ पहले कि मेरा इंस्टाग्राम जो पेज है वो इसी नाम से है, डिस्कशन विद मनोज नाम से ही है, ठीक है ना। तो इसको जाकर के वहाँ पर आप देख लो। क्यों देखना है आपको, मैं वही बता देता हूँ। क्या है कि आप वहाँ पे एक तो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, बात तो यहाँ पे भी कर रहे हो, आप चिंता नहीं करो। कमेंट के जवाब मैं सबके देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप यहाँ पर मुझे करेंगे, वहाँ पर फ़र्क करें, वहाँ पर करेंगे, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन आपको एक फ़ायदा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि छोटी-छोटी जो अपडेट्स आती हैं, जो बहुत छोटी-छोटी अपडेट्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एडमिट कार्ड का आना, या शेड्यूल कब हो गया एग्ज़ाम, या रिज़ल्ट आ गया है, कुछ भी आ गया है, या छोटी अपडेट इसी में कोई आ जाएगी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना? या कोई बहुत बड़ी नोटिफ़िकेशन नहीं है, बहुत छोटी नोटिफ़िकेशन है, तो उसका क्या, मैं बहुत बड़ा वीडियो तो अपन बना नहीं सकते, तो फिर अपन इसलिए क्या करते हैं, छोटे-छोटे वीडियोज़ बना लेते हैं। तो छोटे वीडियोज़ को क्या है कि मैं अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी डालता हूँ, उन्हें मैं इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करता हूँ। ठीक है ना? तो वहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप मतलब जानकारी से तो हमेशा लबरेज़ रहेंगे, ठीक है? और इधर-उधर की भी जानकारी मैं थोड़ी-थोड़ी देता रहता हूँ, जो काम की होती है। लेकिन इसी बीच एक चीज़ मैं और बताने जा रहा हूँ आपको कि मैं एक और चीज़ शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर धीरे से। जिसे कहते हैं, मैं क्योंकि मध्य प्रदेश का हूँ, और मैंने देखा है मध्य प्रदेश के जीके में काफ़ी दिक्कत आती है, चाहे वो बच्चा पीएससी फाइट कर रहा हो, चाहे एसआई फाइट कर रहा हो, कांस्टेबल हो या कोई भी हो, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि जो एमपी का जीके का मेन तो क्या, करंट अफेयर नहीं मिलता है, तो करंट अफेयर, है ना, जो मैंने इकट्ठा किए मैं उसे यहाँ पर साझा करूँगा आपके साथ, है ना। मैं बताऊँगा उसके बारे में आपको सब कुछ। तो देखते हैं, एक वीडियो बना करके जब मैं अपलोड करूँगा तो आप उसे देखना, फिर मुझे बताना कैसा क्या लगा आपको, ठीक है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो नया करते रहना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, कि मैंने देखा है मध्य प्रदेश में, मैं खुद ही हूँ, काफ़ी सारे बच्चों को मैंने तैयारी करते देखा हुआ है। मैं खुद भी तैयारी जब करता था तो मुझे मालूम है क्या चीज़ दिक्कत आती थी, है ना? इसी की तलाश होती थी और ये मिलता नहीं था। क्या है कि जब वहाँ क्वेश्चन आते हैं ना इधर-उधर के कि भई ये नृत्य कहाँ का है? अभी कौन-सा अवार्ड यहाँ पर है और इनमें से कौन-सा अवार्ड मध्य प्रदेश का नहीं है? ये ऐसी कोई भी चीज़ है, देख रहे हैं आप, इस तरह के जो सवाल होते हैं, फिर ऐसा लगता है कि हम पढ़ क्या रहे थे? है ना? ये पूछ ले कि इनमें से कौन से जो हैं वो ये वाले वादक हैं, वो वाले नृत्यक हैं, है ना? तो मतलब काफ़ी समस्या हो जाती है। तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए इस पर, है ना? एक वीडियो क्या मतलब, मैं उसकी एमपी जीके नहीं, कि मतलब इतने जिले, इतने संभाग, ये सब नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना? वो सबको पता है। मैं बात करूँगा एमपी जीके की करंट की, ठीक है? तो डेली बेसिस पे जो मुझसे बन पड़ेगा, और इसमें ये नहीं कि सिर्फ़ डेली एमपी का ही होगा उसमें, है ना? उसमें मैं ब कोशिश करूँगा धीरे-धीरे, पहले एक वीडियो बनाएँगे उसके बाद बात करेंगे। अभी यहाँ पर वैकेंसी पे बात कर लेते हैं, ज़रा ध्यान सुनिएगा। तो भैया बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है वैकेंसी, पूरी की पूरा फॉर्म जो है ये ऑफ़लाइन है, आपको ऑफ़लाइन फॉर्म भरना है, ठीक है? आपको कैसे इन्फॉर्म मिलेगा, आपने तो फॉर्म भर के भेज दिया, तो ध्यान सुनिए, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म है, उसकी एक कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है, ठीक है? याद रखिएगा, भरने के बाद एक कॉपी अपने पास रख लीजिए और बाकी आपको इसे भेज देना है। ठीक है, कैसे क्या होगा तो मैंने बताया हुआ है कई बार। ये एनवेलप रहेगा आपका इस तरह से, ठीक है ना। इसमें आपको अपना पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म डाल देना है, फोटो तो चिपका करके पूरा भर करके। फिर साथ में भैया क्या डाला जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी डाली जाती है ना। और ये सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। अब कोई फीस होगी, फीस बिल्कुल है। फीस के लिए आपको क्या, डिमांड ड्राफ्ट इसमें डाल करके भेजना होगा। समझ गया ना मेरी बात आप, है ना। तो पहले डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा, वो कितनी फीस किसके लिए, उस हिसाब से उसका बनेगा, किसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और क्योंकि फेवर में जिसके बनता है उसको लिखना पड़ता है वहाँ पर। तो डीडी और एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी कॉपी आप रखेंगे। ये ओरिजिनल भेजनी है, आपको याद रखना है, ये ओरिजिनल भेजना है, ये नहीं कि ओरिजिनल अपने पास रख दो और कॉपी भेज दो। बाकी सबकी आपको कॉपी भेजनी है। डीडी भी ओरिजिनल जाएगी ये भी, लेकिन इसकी कॉपी आपको अपने पास एक बार संभाल के रख लीजिए। समझ गए ना। एप्लीकेशन फॉर्म और डिमांड ड्राफ्ट की अपने पास कॉपी रख लेना, और ओरिजिनल वाले जाने देना। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सपीरियंस ही मांगा गया है। और एक बार और बता दूँ, अपॉइंटमेंट लेटर को ये एक्सपीरियंस की तरह नहीं देखने वाले। पेमेंट स्लिप जो आप लेकर के आते हैं उसको भी ये आपके एक्सपीरियंस के तौर पर, मतलब उस सर्टिफिकेट को नहीं माने देंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ इसमें नहीं लगाना, ये बात आपको समझ के रखनी है, ओके। अब आगे चलते हैं अपन धीरे से।
है ना। और क्योंकि ये अब मान लीजिए आपका फॉर्म हो गया, भरा गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखो जरा, ये जो आपका एनवेलप है इसके ऊपर ना सुपर स्क्रिप्ट करना पड़ता है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो उसको लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखते हो मैं बताने वाला हूँ अभी। याद रखना, मैं सुपर स्क्रिप्ट अभी नीचे बताऊंगा, तो नाम सुन लो सुपर स्क्रिप्ट। और यहाँ पर अपने को एड्रेस लिख देना पड़ता है जहाँ पर भेजना है। तो कहाँ भेजोगे वो एड्रेस में नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें पता करनी है, एक किस एड्रेस पे भेजना है, दूसरा सुपर स्क्रिप्ट मतलब क्या लिखना है, ठीक है। एनवेलप के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए लंबी सी लाइन पर यहाँ पर। क्लियर है कहानी, क्या क्या भेजना मैंने आपको बता दिया, सब समझा दिया आपको, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, पहले तो मैं ये बता दूंगा आपको सुपर स्क्रिप्ट क्या करना है और एड्रेस क्या लिखना है। मान लीजिए कि किसी ने बढ़िया सा फॉर्म भेजा, वो एलिजिबल भी था, उसने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे रखे थे, सब बढ़िया था उसका। तो अब आपको कैसे इन्फॉर्म होगा कि सिलेक्ट हो गए हो आप। तो देखो, ये आपको करेंगे मेल, है ना, या आपको एसएमएस कर सकते हैं। तो भैया मेल का मतलब हो गया अपनी आईडी बहुत संभाल के रखिए, उसका पासवर्ड बहुत अच्छे से रखिए। आईडी को हमेशा चेक, एक बार जब फॉर्म भर देना तो चेक करते रहा करें, रोज एक बार तो चेक करें, मत सोचें कि आज से 3-4 बार दिन बाद चेक करूंगा। क्या होता है, कभी कभी मेल आता है और स्पैम चला जाता है ना, स्पैम में चला जाता है वो, ठीक है, क्योंकि नई जगह से आ रहा था तो हमारे डिफॉल्ट चीज़ें जो होती हैं उसे उसमें भेज देती हैं। दूसरा एसएमएस यानी कि अपना नंबर वंबर चेंज मत करिएगा, जो नंबर आप एक बार यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में लगा रहे हैं वो वही का वही रहेगा, ठीक है। तो अब आप तैयार हैं पूरी तरीके से, देखिए भैया, तो रिक्रूटमेंट है ये ऑफिसर्स की, स्केल 2 में, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में, ठीक है। प्रोजेक्ट 2024-25। क्लियर है कहानी। आ जाइए भैया, तो ऑफलाइन एप्लीकेशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। और 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, ये भी बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ, हालांकि बाद ही बता सकता था मैं। इसकी जो लास्ट डेट है ना, वो है 26 जुलाई 2024। तो उससे पहले पहले आपको इसे भेज दे देना। और कितने से कितने बीच में भेजना है मैं वो भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे चलते हैं फिलहाल तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है वो जैसे ये जो कॉलम है, पहले मैं थोड़ा सा ये कॉलम समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट है, यहाँ पे वो स्केल लिखी हुई है, स्केल से आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है कि नेचर क्या है उसका, एम्प्लॉयमेंट की परमानेंट है कि टेम्परेरी है। तो इसमें से कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और बाकी आपको ज़्यादातर परमानेंट दिखेंगी, है ना। और फिर आपको आ जाएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज, कि एससी की कितनी है, एसटी कितनी है, ओबीसी की। तो यहाँ पे आप देखोगे एससी की कोई पोस्ट नहीं है, डेप्यूटी असिस्टेंट मैनेजर मतलब यहाँ तक तो कोई पोस्ट ही नहीं है उसकी, है ना। और यहाँ पर भी कोई पोस्ट नहीं है, यहाँ पर भी जितना भी ये शेडो दिख रहा है ना आपको, शेडो वाला ये जो हल्का सा डार्क डार्क कर दिया है, और जो लाइट वाला इसमें दिख रही है आपको, तो ध्यान रखना, पहला कॉलम एससी का है, दूसरा कॉलम एसटी का है, तीसरा ओबीसी का है, तीसरा ईडब्ल्यूएस का है, और ये है आपका जनरल वाला, है ना, जनरल वाला या अनरिजर्व वाला, और ये टोटल है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देख करके रखना है, समझ गए आप मेरी बात। तो यहाँ पर आप अपनी पर्टिकुलर वैकेंसीज देख सकते हो सामने, कितनी कितनी क्या है दिख रही है ना। यहाँ पर जनरल की सबकी सबकी एक एक आ रही है पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट का नाम आप देख सकते हो, जैसे कि डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर पोर्टफोलियो, चीफ मैनेजर मार्केट रिस्क, है ना, ऑपरेशन रिस्क, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के, है ना। पोस्ट वही है, सीनियर मैनेजर रिस्क एनालिटिक के, फिर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के, फिर आ जाता है फॉरेक्स डिपार्टमेंट, ये देखो यहाँ पे ही परमानेंट है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ, देखिए जरा, आईटी और डिजिटल बैंकिंग में यहाँ पर दो जगह कॉन्ट्रेक्चुअल लिखा, मतलब ये दो दो नौकरियां ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा और समझाता हूँ क्या, देखिए इसमें बॉन्ड भी है। आपको जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, मैं भी बताऊंगा सिलेक्शन भी कैसे होना है, क्या प्रोसीजर है। प्रोबेशन जो है वो 6 महीने का है, 6 मंथ का आपका प्रोबेशन है, ठीक है। इसके बाद आपका सेटिस्फैक्ट्री रहा तो बढ़िया रहेगा। लेकिन जब आप ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको ये बॉन्ड भी भराएंगे। बॉन्ड जो है वो 2 लाख का है और 2 साल का है, 2 लाख का 2 साल का, और 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड जो कि इंक्लूड है उसी में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। फीस मुझे भी बतानी है, सुपर स्क्रिप्ट क्या करना है वो बताना है, एड्रेस मुझे आपको बताना है। क्लियर है। डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में रहेगा ये भी मुझे बताना है, अभी आपको बता दूंगा मैं आपको सब कुछ। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी मैं बता चुका हूँ आपको, ये 5 साल मैक्सिमम जाएगा, है ना। 3 साल से लेकर के 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है यहाँ पर, तो वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कैसा है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे अच्छे से, अपनी पोस्ट पढ़ लेंगे, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लो, ये देखिए इसमें अब रुकने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये वही वही पोस्ट है, बस डिपार्टमेंट अलग है, वही चीफ मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, और वही सब चलेगा, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये बहुत बड़ा चार्ट इन्होंने बना के रखा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने डेप्यूटी जनरल, मैं एक बार आपको सिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद चेक कर लें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो उसको बताना बड़ा वो है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सपीरियंस बताते चलूंगा, तो एक बार आप समझ लेना उसको, सबके एक जैसे ही एक्सपीरियंस। जैसे अब ये देखो डेप्यूटी, एक बहुत अच्छे सुनिएगा, जैसे ये रिक्रूटमेंट मान लो किसी को भरना है डेप्यूटी जनरल मैनेजर का, और ये रिस्क मैनेजमेंट का यानी स्केल 6 की जॉब ये आ रही है। तो हेड ऑफिस पुणे, आप यहाँ पे देख सकते हो 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है,
ठीक। डिजायरेबल चीजें जहां भी लिखी है उसको मत पढ़े। डिजायरेबल का मतलब है ये अच्छे के, अगर ये है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मतलब इसका कुछ मतलब नहीं होता। ये यहाँ पर है भैया, मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो यहाँ पे या तो मास्टर किया हो आपने, या तो बैचलर किया हो किसमें, फाइनेंस में, या तो इकोनॉमिक्स में करके रखे हो, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में करके रखा हो, या इससे जुड़ी कोई भी रिलेटेड फील्ड चल जाएगी। लेकिन साथ में विद, देखो साफ साफ बोल रहा है, एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का। कहाँ से? ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल से। या फिर ये हो सकता है, अगर ये नहीं है तो प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्राइमा इंस्टीट्यूट, प्राइमा करके इंस्टीट्यूट होगा, वहां से आपने ये रिस्क मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट किया हो तो भी चल जाएगा। समझिए ना? तो ये किसके साथ चलेगा, ध्यान सुनना, विद का मतलब है ये तो होना ही चाहिए। अब इन दोनों में से कोई भी एक चीज चल जाएगी, तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ग्लोबल एसोसिएशन से भी चल जाएगा, और प्राइमा इंस्टीट्यूट से भी अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशन लिया तो भी चल जाएगा। 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल आपको मैंने बता दिया कई बार, इसको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम एज यहाँ पर लिखी हुई है ना? और क्या बता दो मैं, ये जॉब प्रोफाइल है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये बकवास चीजें बिल्कुल ना देखें, सर दुखा देती है, इमोशनल हो जाता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। अब मान लीजिए कि अगर किसी को असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए रिस्क मैनेजमेंट में अप्लाई करना है, देखो यहाँ पर उसकी लोकेशन लिखी कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा अगर आप इसमें लग गए तो मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री वही सब कुछ सेम है, सब कुछ वही है कि आपने या तो फिर रिस्क प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करके रखा है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्राइम इंस्टीट्यूट, सब कुछ डिजायरेबल, अपने को पढ़ना ही नहीं होता, मैंने आपको बता दिया था। एक्सपीरियंस देख लो जरा, 10 साल है ना? ये रहा भैया। अब 10 साल से सोचो जरा, बेचारे कोई जो बेरोजगारी का सामना कर रहा है 10 सालों से, उसका क्या है? जब वो ये देखता होगा तो उसको लगता होगा कि ये आज भी ये वैकेंसीज जिंदा है। उन लोग को जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उनको अभी नौकरी नहीं मिली है क्या, या नौकरी देना है क्या? तो सोचो जरा, जिनकी नहीं लगी होगी उनके क्या हालात हो रहे होंगे। तो भैया बड़ी मारा मारी है, इसलिए तैयारी बड़ी शिद्दत से कर लीजिए, ठीक है? और आगे चलते हैं अब यहाँ से। और यहाँ पर कोई मतलब नहीं है अब यहाँ रुकने का। चलो आ जाओ, ये चीफ मैनेजर है, पोर्टफोलियो एनालिसिस वगैरह के। ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन फाइनेंशियल में मिल जाए तो बढ़िया है, ठीक है? नहीं तो वही आपने प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन किया हो आपने प्राइमा इंस्टीट्यूट। प्राइमा इंस्टीट्यूट पता नहीं क्यों इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? और प्रिफर्ड विफर्ड देखने की जरूरत नहीं, 8 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांग लिया, मैक्सिमम 40 की एज, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ना हर उसके सामने लिखा हो कौन सी वाली कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या नहीं है ना, इसी पोर्टफोलियो में लिखा रहता है। अब आप नीचे जाते जाओ, देखो जरा, ये रहा 8 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया, ग्रेजुएशन विद वही 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 प्राइम इंस्टीट्यूट, सब कुछ वही है ना? चीफ मैनेजर की थी ये पोस्ट, ये भी चीफ मैनेजर है, सेम 8 साल का एक्सपीरियंस मांग लेंगे। ये सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर में आपको देखोगे यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ये थोड़ा सा कम हो गया अब यहाँ पे, ठीक है ना? और एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए? प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, या डेटा साइंस में, किसी में भी हो सकता है। आपने क्या किया, वो ग्रेजुएट होने चाहिए आप 60% के साथ। SC ST के लिए 55% का वो रखा गया है। लेकिन साथ में ग्रेजुएशन के अलावा क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा कोर्स किया हो आपने रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है? डिजायरेबल आपको पढ़ना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अभी रिस्क मैनेजमेंट ये यहाँ देखो, ग्रेजुएट विद 60%, SC ST के लिए, OBC के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दिव्यांगजनों के लिए 55%। और साथ में इसके अलावा ग्रेजुएशन के अलावा क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपका रिस्क मैनेजमेंट में होना चाहिए, बस बात खत्म हो जाए। 2 साल का एक्सपीरियंस, सबसे कम यही एक्सपीरियंस अभी है। और मैक्सिमम एज देख रहे हो 35 साल है। बाकी SC ST को छूट मिलेगी, जहाँ जहाँ पे ये मैक्सिमम एज लिखी है ना, ये वाली जनरल के हिसाब से लिखी है। आप याद रखना, अगर आप SC और ST हो तो आप 5 साल बढ़ा लो हर जगह इसी मैक्सिमम एज में, ठीक है ना? और अगर आप OBC के NCL में आते हो, नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, तो आप 3 साल बढ़ा लो, क्योंकि क्रीमी लेयर को छूट नहीं मिलती है, ठीक है? और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो, और अगर आप अप्लाई कर सकते हो कि आपकी अगर से पोस्ट खाली है, तो आप फिर तो 10 साल है ना एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो अब ऐसे ही करते हैं, अपन देखते जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, और ये 10 साल का एक्सपीरियंस आ गया, बड़ा खतरनाक मामला है यहाँ पर भी। ये देखो जरा, ये 8 साल का, जहाँ पे चीफ मैनेजर वहाँ 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा ही मांगा होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ वैसे का वैसे ही है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है दोस्तों? है ना? तो आप समझ गए होंगे। देखो, चीफ मैनेजर 8 साल का एक्सपीरियंस ही मांगेगा, कहीं पर भी चले आओ यही मांगेगा। और जहाँ सीनियर मैनेजर आएगा वहाँ पे ग्रेजुएट विद 60% लिखा होगा, 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लेगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो अब अपन यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करें, है ना? ये मैनेजर आ गया, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया यहाँ पर, डिसिप्लिन 60% के साथ। वही सर्टिफिकेशन यहाँ पर साथ में बोला है उसने कि इन फॉरेन एक्सचेंज में हो या ट्रेड फाइनेंस में हो, ऐसे करके कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, ठीक है? तो और आगे चलो जरा, धीरे 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 चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अब ये आ गया भैया, बीटेक वाले जो भरना चाहते थे उनको वो देख ले जरा। असिस्टेंट जनरल मैनेजर इंटरप्राइज आर्किटेक्चर में का भरने को मिल रहा है आपको, लेकिन दिक्कत है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, ठीक है? मिला भी तो बीटेक को तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ऐसा लगता है कोई रखना ही नहीं चाहता, है ना? कि क्यों इंजीनियरिंग, एक समय क्यों इंजीनियरिंग कर ली भगवान, कहाँ से कर ली, अब यही सोच रहा हूँ, माथा पकड़ रहा हूँ।
ठीक है। तो देखो बीटेक बी वाले जो हैं वो कंप्यूटर साइंस वाले ही से भर सकते हैं, ठीक, इसे ध्यान रखेंगे। ये आईटी वाले भी भर सकते हैं इसको, 7 और 10 साल का एक्सपीरियंस ले साहब। ये भी फ्रेशर के लिए नहीं है यार, दत्त तेरी की भला हो। कॉन्ट्रैक्ट देख लो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट है ना वहाँ 3 साल से लेकर के आपको 5 साल तक रखा जा सकता है, इसके बाद उनकी इच्छा के अनुसार है। वही सेम, ये देखो 3 साल से लेकर के ये भी बीटेक वही मांग लिया, असिस्टेंट जनरल मैनेजर डाटा आर्किटेक्चर, फिर से वही आ गया यार, बार बार रिपीट घूम घूम के आ रहा है। ठीक है, चीफ मैनेजर भैया देखो आप ये देख देख के थक जाओगे थोड़ी देर बाद कि हाँ यार चीफ मैनेजर, लेकिन ये बीटेक वाला है ना, प्रेफरेबली कंप्यूटर साइंस का या आईटी का ही मांगेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिख दिया इनने इस बार तो, ठीक। और ताज्जुब की बात है कि अभी तक मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस नज़र नहीं आया। नहीं यार, ये रहा यार, ऐसे कैसे नज़र नहीं आएगा, है ना, चीफ मैनेजर। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा था आपसे। आप ऐसे करके पूरी, ये पूरा पोस्ट ही पोस्ट जारी हुई, पूरी पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी यहाँ तक दी हुई थी, ठीक है ना। ये अब आ जाओ, मैं आपको जो मेन चीज़ बतानी है, ये तो हो गई बॉन्ड वगैरह की बात जो बता रहा था अपन पहले, ये खत्म हो गया था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से अब आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह कब होगा, इसको हटा दो। देखो इन सब बातों में यहाँ पर जितनी ये सब बातें लिखी ना, इसमें मैं जो बता देता हूँ उसे ध्यान सुनना। आप अगर किसी विशेष कैटेगरी से आते हो, जैसे आप एससी से आते हो या एसटी से आते हो, तो आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगेगा, आपको पता है आपकी कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगता है। वहीं ईडब्ल्यूएस जो होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं, इनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। ये देखो लिखा है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कहानी है कि भैया मिनिमम 40% बेंच, जब आपको डिसेबल हो गया 40% मिनिमम होनी चाहिए, है ना, तो आपको आरक्षण मिलता है, और आपके लिए 4% सीटें जो है वो रिजर्व रखी गई हैं, ठीक। यही आप एक्स सर्विसमैन हो या पहले से अगर कहीं काम करो तो नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लगेगा, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह सब लग जाएगा। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें, है ना। ये छूट वगैरह है जो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि किसको क्या छूट मिल रही है, तो उसको छोड़ दीजिए अब ज़रा, ठीक। और बॉन्ड वगैरह मैंने आपको बता दिया है कितने कितने बॉन्ड लगने हैं। प्रोबेशन पीरियड देख लो, सबके 6 महीने का ही प्रोबेशन पीरियड है, चाहे कोई भी स्केल हो। बॉन्ड देख लो जरा, सबके लिए 2 लाख है, कोई भी पोस्ट हो, और 2 साल का ही है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो इस तरह से है कि वो चाहें तो रिटर्न करवा लें, और अगर उनका मन नहीं तो रिटर्न नहीं कराएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांगा है ना, तो बहुत लोग भरेंगे भी नहीं इसको। तो इसीलिए ज़्यादातर ऐसे चीज़ों में रिटर्न नहीं लेते हैं, वो सीधे पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं जो 100 मार्क्स का होता है। और इसमें से कम 50 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे जनरल वाले को, और 45 मार्क्स जनरल वाले को, किस किस को, जनरल को लाना पड़ेगा, ओबीसी एनसी ओबीसी वालों सबको लाना पड़ेगा, और एक्स सर्विसमैन को, सॉरी एक्स सर्विसमैन बोल रहा हूँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी इतना ही लाना पड़ेगा। क्लियर है कहानी, तो ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका हो सकता है जीडी हो, जीडी होने के बाद फिर मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी, ठीक है। अब देखो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो भाई वही 10वीं 12वीं दुनियादारी, सब कुछ कॉल लेटर भी दिखाना पड़ेगा कि इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया था मुझे, है ना। और ये सब तो मैंने आपको बता दिया है। ये देखो लिखा है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है उसको समझ लो। एप्लीकेशन हैव टू बी सबमिटेड थ्रू, सबमिटेड देयर एप्लीकेंट जितने भी हैं वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें फॉर्मेट में, जो कि अभी मैं दिखाऊंगा फॉर्मेट वो कैसा, मतलब नीचे दिया हुआ है उसको देख करके भरना है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको भर देना है, 26 जुलाई लास्ट डेट है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। यहाँ देख लो जरा, फीस आपको समझना है। जैसे जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले, इनके लिए 1000 रुपये की फीस है, और 180 की जीएसटी है, टोटल 1180 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा आपका। और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 यानी 18 रुपये जीएसटी, 118 रुपये का डिमांड है। कितनी नाइंसाफी है यार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, सुपर स्क्रिप्टिंग जो है, सुपर स्क्रिप्ट मैंने कहा था क्या सुपर स्क्रिप्ट करना, तो ये करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 2024-25 ऐसे करके, है ना। अब किस एड्रेस पे, ये यहाँ तक लिखना है, ये सुपर स्क्रिप्ट यहाँ तक होता है। फिर लिखना है टू, एड्रेस ये रहा, तो यहाँ पे लगाओगे टू द जनरल मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लेकर के हेड ऑफिस से यहाँ तक का ये एड्रेस है आपका, ठीक है। तो ये सुपर स्क्रिप्ट करना है वहाँ पे लिफाफे में, तो ये एड्रेस पे आपको भेज देना है। डिमांड ड्राफ्ट आपको किस फेवर में बनाना है वो बताता हूँ। इन फेवर ऑफ, ये लिखा हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स प्रोजेक्ट 2024-2025 पेबल एट पुणे, है ना, पुणे में जो है उसको पेबल होगा। समझ गया आप मेरी बात, यही चीज़ आपको मुझे बतानी थी, और तो कुछ था नहीं। अब अच्छा, और क्या क्या डालना है ध्यान सुन ले। रिज्यूम भी आपको अपने लिफाफे में डाल करके भेजना है,
ना, रिज्यूम भी भेजोगे आप, आधार कार्ड या पासपोर्ट या इन सब की जो फोटो कॉपी है उसको भी आपको उसमें भेज देना है लगा करके। तो ऐसे भेजने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, कुछ भी भूलना नहीं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब कुछ बता देना। और क्या करोगे, बस मेरे ख्याल से खत्म हो गया दोस्तों, है ना। तो मैंने काफ़ी छोटा कर दिया इस चीज़ को, ईमेल आईडी ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो जरा, सैलरी है ना, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही रहेगा, उसको अपॉइंटमेंट लेटर से नहीं कंसिडर किया जाएगा, ना सैलरी सर्टिफिकेट ना पे स्लिप, इन सब से आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेंगे ये लोग, इनमें साफ बता देते, ऐसी हरकत भी नहीं करना आप, ठीक है। ईमेल एसएमएस के माध्यम से आपसे बात करेंगे तो उसको तैयार रखना, है ना। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो इन्होंने ये अपना मेल दिया हुआ है ना, ये बैंक की वेबसाइट है ये। और तो आपकी कोई भी दिक्कत हो जाए, पेमेंट फीस में हो जाए, इंटीमेशन चार्ज हो जाए, या कुछ भी हो रहा है, तो आप ये जो है ना ईमेल, ये लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये एक और दे दिया, ये रहा, है ना, ये एक और दे दिया, ऐसे इनमें से किसी में भी आप, है ना, इनको अपनी दिक्कतें बता सकते हो। बस आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन स्केल इतना 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 से लेकर के यहाँ तक लिखा है ना, कैंडिडेट शुड मेंशन इन सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। तो सब्जेक्ट में, जो ईमेल का सब्जेक्ट होता है उसमें जाकर के ये लिखना पड़ेगा आपको। और ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म, इतना आपको प्रिंट निकालना है, ठीक है, यहाँ से आपको प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। 2 पन्ने 3 पन्ने का प्रिंट होगा, ये यहाँ तक। यहाँ आपको अपने नाम लिखने हैं, पहले नाम के फिर ऊपर साइन वाइन कर देना है, खत्म कहानी। फिर यहाँ पे डेट और प्लेस लिख करके भर देना। अब देखो, जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनाओगे, है ना, उसकी जानकारी यहाँ देनी है। डिमांड ड्राफ्ट इशूइंग बैंक और ब्रांच का नाम लिख दिया, प्लेस ऑफ कहाँ से इशू हुआ, डेट किस डेट को हुआ, डीडी में जो नंबर लिखा है वो, और अमाउंट कितनी है वो, लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानने वो बता दीजिए। रेफरेंस नेम, कोई किसी को अगर आप इस ऑफिस में जानते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो उनको बता दो, उनकी पोजीशन कौन सी, उनका मोबाइल नंबर क्या, ईमेल आईडी से फायदा हो जाता है, ये पहले रेफरेंस पूछ लेते हैं। अगर आप सर्विस में हैं तो बता दें, यस और नो कर दें, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हैं तो फिर यहाँ पे आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, क्या पोजीशन थी, कब रिपोर्टिंग आपने करी वहाँ पर, है ना, जहाँ पे भी आप पहले काम करते थे उसके बारे में पूछ रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस और कोई है तो यहाँ पर आप लाइन से उसको बता दें, अपना कब से कब तक सर्विस करी, नेचर ड्यूटी के क्या था, क्यों छोड़ रहे दिया आपने, क्वालिफिकेशन अपने को सारी यहाँ पे बता देनी है आपको। एक कि मैंने पहले मतलब अंत से शुरू करते हैं ना, और शुरुआत की तरफ जाते हैं, पढ़ाई में पहले बताया जाता है कि अभी आपने क्या किया था, तो वो तो आपको खैर पता होगा, मैं ये भी आपको क्या बताने लगा। यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब भर के अपना, ये देखो बहुत सिंपल सा फॉर्म है, ये यहाँ पे चिपका के, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसको यहाँ पे लिख दिया। बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे मान लीजिए सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो लिख दूंगा मैं, अगर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो लिख दूंगा, चीफ मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो लिख दूंगा, कोई एक चीज़ लिखूंगा। और यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे लगा देनी है, और देखो साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ, तो जैसे मान लो ये आपने फोटोग्राफ लगा दी, तो हमेशा बाहर से साइन आए और अंदर तक जाए और छाती तक जाए, मुंह तक नहीं ले जाना। मतलब कोई सोचे कि मान लो जैसे ये फोटो है, ये मेरा ये मुंह है, किसी ने साइन किया और मुंह पे पड़ गया, ये गलत तरीका है, साइन करे छाती तक जाए, मुंह पे नहीं जाए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जैसी भी लगी हो बताइएगा जरूर, ठीक है। हाँ, मैं उनके लिए जरूर थोड़ा सा बुरा फील कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांग लिया गया है कुछ कुछ पोस्ट में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनके काम का उन तक ये पहुँचा दीजिए। अभी मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अभी अप्रेंटिसशिप का भी एक वीडियो बनाना है, मैं वो भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, आप चिंता नहीं करें, ठीक है। बस जुड़े रहें मुझसे, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले किस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।